की गई है। इसी क्रम में मिशन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक पर चर्चा की गई। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली के लोग गुजरात के केले और चीकू का स्वाद ले रहे हैं। जी हां, क्योंकि अब दिल्ली की मंडियों में गुजरात का केला और चीकू की बिक्री शुरू हो चुकी है। ये सब संभव हो पाया है किसान रेल के माध्यम से। फल उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के क्रम में भारतीय रेलवे अभियान में जुटी है। आइए देखते हैं किसान रेल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई तरह के प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में शामिल है किसान रेल सेवा। किसान रेल के जरिए काफी कम खर्च में उपज या उत्पादन की पहुंच राष्ट्रीय बाजारों तक संभव हुई है। इससे किसानों को भी फायदा मिल रहा है और आम ग्राहकों को भी किसान रेल के जरिए परिवहन पर किसानों को भाड़े में 50% की सब्सिडी मिलती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर किसान रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल चलाने की घोषणा हुई थी। किसान रेलगाड़ियां चलाने का मकसद कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों, मांस, अंडे, चिकन, मछली और डेयरी उत्पादों को उनके उत्पादन और अधिकता वाले स्थानों से खपत वाले दूसरे इलाकों में भेजना है। इसके जरिए किसानों को बाजार की उपलब्धता कराई गई है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार है। गुजरात के वडोदरा से 200.5 टन केला और 7.6 टन चीकू लेकर किसान रेल दिल्ली पहुंची थी। अब दिल्ली की मंडियों में वडोदरा का केला और चीकू की बिक्री हो रही है। वडोदरा की अपेक्षा दिल्ली में केले और चीकू की अच्छी कीमत मिलेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पाद की उचित कीमत दिलाना और बड़े बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों से किसानों की उपज लेकर किसान रेल बड़े शहरों में पहुंच रही है। किसान रेल के जरिए परिवहन पर किसानों को भाड़े में 50% की सब्सिडी मिलती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर किसान रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
किसान रेल सेवा की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को हुई थी। योजना के अंतर्गत किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया गया। इससे किसानों को ये फायदा मिला कि कई बार किसानों के फल और सब्जियां समय से बाजार तक नहीं पहुंच पाती है, ढुलाई के दौरान की खराब हो जाती है। अब वो समय से बाजार में पहुंचने लगी। आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, संतरा, किन्नू, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, आंवला और नाशपाती समेत अन्य फलों की ढुलाई के दाम में छूट मिलती है। सब्जियों की बात की जाए तो करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, हरी मिर्च, ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर समेत अन्य सब्जियों की ढुलाई के किराए में भी छूट मिलती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को रेलवे में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब देश में 60 मार्गों पर ये संचालित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार हॉर्टिकल्चर पर भी जोर दे रही है, जिसके तहत पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में हर्बल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं औषधीय फसलों के बारे में। भारत में लंबे समय से पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके रोगों और बीमारियों को ठीक किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है। इनसे बने उत्पाद और दवाइयों की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है और यही मांग किसानों के लिए हर्बल खेती के द्वार खोलती है। औषधीय पौधों की खेती करके किसान बेहतर लाभ कमा सकते हैं। मौजूदा समय में कोरोना के कारण लोगों ने एक बार फिर प्राकृतिक पेय और औषधियों की ओर रुख किया है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग औषधीय पौधों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय औषधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। आगामी सालों में 4000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी होगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और गुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। किसान फसल विविधता अपनाए और खेत खाली होने के बाद अगर उसमें औषधीय पौधों की खेती करे तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही इन फसलों को ज्यादा देखभाल और पानी की भी जरूरत नहीं होती। किसान परंपरागत खेती से दूरी बनाकर तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं। किसान अब खेतों में औषधीय पौधों की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसान समूह बनाकर भी खेती कर रहे हैं। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में सफेद मुसली से ऐसी दवाइयां बनाई जा रही है जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेमन ग्रास के तेल का उपयोग नींबू की खुशबू वाले साबुन में किया जाता है। श्यामा तुलसी से हर्बल चाय, डिओड्रेंट और चमड़ा उद्योग में बदबू दूर करने में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह देखा जाए तो विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। हर्बल खेती से किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बता
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत कठिन, शायद संघर्ष भी हैं जो जनता को नहीं पता, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उपलब्धि भी, क्योंकि आज आप सदस्य बने हैं लोकसभा के। कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं जो अपने दर्शकों को प्रेरणा देती हैं? देखिए, जैसे आज लिंग भेद बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि लड़की होना कोई गुनाह है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाई गई। हमेशा मेरी राय को महत्व दिया गया। मुझे अकेली बेटी होने पर भी कभी ये भाव नहीं दिया गया कि विवाह होकर अपने घर ही जाना है, जीवन में कुछ करना है, सार्थक करना है। तो इसीलिए एमए पास करते हुए टीचर बन गई। फिर अगर टीचर बनी हो तो पीएचडी होना ज़रूरी है, पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रेरणा निरंतर ये नहीं कि परिश्रम करो, और जो भी चीज़ पाओ जीवन में परिश्रम से पाओ। तो मैं समझती हूँ हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और सादा जीवन। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मेसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते रहते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटा दर पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचलन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के कामरे में स्थित मेसर्स श्री श्यामा काली एंटरप्राइजेज ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है।
इस तरह श्यामा काली एंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब के होशियारपुर में मेसर्स एग्रो सोया मिल्क ऑर्गेनिक प्लांट गंभावोल है, जो हर दूसरे दिन करीब 100 लीटर सोया दूध और 60 किलो टोफू का उत्पादन कर रहा है, जिससे हर साल 13,10,400 रुपए की शुद्ध कमाई हो रही है। इसी तरह बैंगलोर के मेसर्स लव सोय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सोया दूध, टोफू और पाउडर के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र लगाया है। ये हर साल करीब 20 टन सोया दूध पाउडर और 3 से 4 टन टोफू तैयार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के राजसमंद में मंथन सोया प्रोडक्ट्स हर दूसरे दिन लगभग 50 लीटर सोया दूध और 25 किलो टोफू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे बेचकर उन्हें साल भर में 4,95,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। राजमा को पोषण का राजा कहा जाता है। हमारे देश में राजमा चावल काफी चाव से खाया जाता है। ये एक दलहनी फसल है। अगर इसकी खेती सही से की जाए तो ये शारीरिक पोषण के साथ साथ आर्थिक पोषण भी दे सकती है। उत्तराखंड में बहुत से किसान इस फसल को अपना रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं। कल कल बहती नदियां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं और यहाँ जिस तरह की बारिश होती है वो राजमे की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। खासतौर से यमुना घाटी की उपजाऊ दोमट मिट्टी, यहाँ का तापमान और जलवायु ज्यादा उपज के लिए बहुत उपयोगी है। घाटी क्षेत्र के किसान शायद ही कभी राजमे को एकमात्र फसल के रूप में उगाते हों, बल्कि यहाँ इसे अंतर फसल के तौर पर उगाने का चलन है। ज्यादातर किसान गन्ने के साथ इसे बोना पसंद करते हैं। राजमे के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये 90 से 115 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12 से 20 क्विंटल है। देहरादून के आसपास रहने वाले वो किसान जो कभी गेहूं, धान, रतून, मक्का और तोरिया की खेती किया करते थे, अब राजमा उगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसकी फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है और जल्द मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि राजमा बोने की शुरुआत कुछ ही किसानों ने की थी, लेकिन मुनाफा देख दूसरे किसान भी इसकी ओर आकर्षित हुए। इसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड में राजमे का रकबा साल दर साल बढ़ता गया। राजमे की इसी कामयाबी में ढकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केंद्र ने क्षेत्र के राजमा किसानों की खूब मदद की है। वैज्ञानिकों और किसानों की मिलीजुली कोशिशों की बदौलत ही पूरा इलाका राजमे की खेती के रूप में बदल गया है। कुछ समय पहले तक यहाँ सिर्फ 3 हेक्टेयर जमीन पर राजमा बोया जाता था, लेकिन अब ये रकबा बढ़कर 100 हेक्टेयर हो गया है। स्थानीय किसानों का मानना है कि दूसरी प्रचलित फसल की तुलना में राजमे से ज्यादा आमदनी मिल रही है। इस दलहनी फसल की ओर किसानों के आकर्षण की एक वजह इसकी आसान थ्रेसिंग भी है। राजमे की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिकों की ओर से बाकायदा अभियान चलाया गया। किसानों को इसके आर्थिक फायदे गिनाए गए और उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रति हेक्टेयर 80 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। वैज्ञानिकों ने उन्हें ये भी बताया कि बोने से पहले बीजोपचार जरूर करना है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षु किसानों की मिट्टी को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों की सिफारिश की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में रहे, उनके खेतों का दौरा करते रहे और किसी समस्या के आने पर उसका निदान करते रहे। प्रशिक्षण का नतीजा ये रहा कि दूसरी फसलों के मुकाबले राजमे का उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक रहे। कई किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी फसल कटाई वाले दिन ही बिक जाती है। स्थानीय बाजार में राजमे की अच्छी खासी स्वीकार्यता है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ी इलाकों में राजमा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बदलते तापमान की वजह से गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी इसका बीज तैयार किया जा रहा है। इन लक्षित इलाकों में इसे फरवरी में भी बोया जाता है।
फरवरी की फसल बरसात शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाती है। वैसे राजमा सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अलावा वसा भी मौजूद होती है। 100 ग्राम उबले राजमे में 8.7 ग्राम प्रोटीन, 22.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.4 ग्राम फाइबर और 0.5 ग्राम वसा होती है। ऐसे लोग जिन्हें अपनी सेहत का ख्याल है, राजमा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि देश के हर घर से एक महिला को हम इसमें जोड़ें, उनकी आर्थिक उन्नति कराएं। मिनिमम 1 लाख रुपए की आमदनी साल में उनको हो, मिनिमम। ये मेरा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य में मैंने कई विभाग को जोड़ा है। अभी मोदी जी पर भरोसा करके 2014 में मात्र इनका जुड़ाव था पूरे देश में 2,35,00,000। आज लगभग 8 करोड़ हो गए और उस समय केवल 80,000 करोड़ इनका बैंक लिंकेज था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ बैंक लिंकेज, बैंक से इनको सुविधा दिलाया और लगभग 15,000 करोड़ भारत सरकारों ने दी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के, एक सीड मनी के रूप में, रिवॉल्विंग फंड के रूप में, कई तरह के फंड के रूप में। और इसमें हमारी बहनें, अब आधी आबादी के हाथ में अगर ताकत आ जाए, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी राज्य, कोई भी देश, उसकी तरक्की के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता है। यही मोदी का सपना है, नरेंद्र मोदी का सपना। और इसी सपनों के तहत आज लाइव स्टॉक के साथ जो आज समझौता हुआ दोनों का, पशु सखी, ऐसे तो मैंने कहा मेरे यहाँ पशु सखी, कृषि सखी, वन सखी, बैंक सखी, अलग अलग स्पेशलाइज सखी हैं, वानिकी सखी, कई सखी हैं। ये जो पशु सखी हैं, इनको हम इनके साथ ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ट्रेनिंग जब देंगे, भारत सरकार पशुपालन विभाग में 90,000 करीब AI वर्कर की कमी है। तो जब AI वर्कर की कमी है तो हम AI नहीं कर पाते, वैक्सीनेशन नहीं दे पाते। अब इससे होगा, एयर टैगिंग नहीं होगा। तो एक तो पशुपालन विभाग जो काम कर रहा है उसमें हम भागीदारी होगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।